अध्याय 2। पहचान। शैतानी मानसिकता वाले इंसान को कैसे पहचाने। यह अध्याय किसी व्यक्ति को नाम लेकर चिन्हित करने के लिए नहीं लिखा गया है। यह न तो आरोपपत्र है, न ही निर्णय। यह एक मानसिक और व्यवहारिक संरचना को समझने का प्रयास है। ऐसी संरचना जो समय, स्थान, पद और पहचान से स्वतंत्र होती है। इतिहास में यह मानसिकता कभी राजा के रूप में दिखाई दी है, कभी धार्मिक गुरु के रूप में, कभी क्रांतिकारी नेता के रूप में और कभी साधारण दिखने वाले घर के मुखिया, बॉस, शिक्षक, साथी या मित्र के रूप में। शैतानी मानसिकता किसी विशेष वेशभूषा में नहीं आती। वह सत्ता से पहले विश्वास चाहती है, नियंत्रण से पहले निर्भरता पैदा करती है और हिंसा से पहले नैतिक वैधता बनाती है। इस अध्याय में जिन संकेतों की चर्चा की जाएगी वे अकेले किसी को शैतानी साबित नहीं करते। हर इंसान में कभी कभी इनमें से कोई लक्षण दिख सकता है। डर, असुरक्षा, अहंकार, प्रशंसा की भूख। पर जब ये संकेत बार बार व्यवस्थित रूप से और एक दूसरे को मजबूत करते हुए दिखाई दें, तब यह साधारण मानवीय कमजोरी नहीं रहती। तब यह नियंत्रणकारी मानसिकता बन जाती है। शैतानी मानसिकता हमेशा क्रूर नहीं होती। अक्सर वह सभ्य, करुणामयी और त्यागी दिखाई देती है। वह आदेश नहीं देती, वह मनाती है। वह डराता नहीं, वह आभार पैदा करता है। विरोध होने पर वह स्वयं को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करता है। इस अध्याय का उद्देश्य दोषी ठहराना नहीं, बल्कि पाठक को सजग बनाना है, ताकि आप पहचान सकें कब मार्गदर्शन नियंत्रण में बदल रहा है, कब संरक्षण घुटन बन रहा है, कब नेतृत्व भय पर टिकने लगा है, और सबसे महत्वपूर्ण, ताकि आप यह भी देख सकें कि कहीं ये संकेत आपके अपने व्यवहार में चुपचाप तो जगह नहीं बना रहे। शैतानी मानसिकता हमेशा बाहर नहीं होती। कभी कभी वह हमारी अच्छी नीयत, त्याग और हमारे सही होने के अहंकार में धीरे धीरे आकार ले लेती है। आगे दिए जाने वाले 25 संकेत कोई याद करने वाली सूची नहीं है। ये दर्पण है, कुछ दूसरों के लिए, कुछ स्वयं के लिए। जो केवल बाहर देखने की कोशिश करेगा वह आधा ही समझ पाएगा। जो भीतर झांकने का साहस करेगा वह इस पुस्तक के मूल उद्देश्य के सबसे करीब पहुंच जाएगा। 1. खुद को अनिवार्य साबित करना। शैतानी मानसिकता वाला इंसान धीरे धीरे यह संदेश देता है कि उसके बिना सब कुछ बिखर जाएगा। वह कभी सीधे यह नहीं कहता कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, पर उसके शब्द, फैसले और व्यवहार यही महसूस कराते हैं। वह अपने निर्णयों को प्रणाली, नियम और साझा जिम्मेदारी से ऊपर रखता है। राजनीतिक उदाहरण। नेता या पार्टी यह महसूस कराती है कि उनके बिना शासन, निर्णय या व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उनके फैसले, घोषणाएं और प्रचार इस संदेश को बार बार पुष्ट करते हैं कि सिर्फ वही ही देश या संगठन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। समर्थक और जनता धीरे धीरे यह मान लेते हैं कि विरोध या सवाल करना असुरक्षित है, क्योंकि व्यवस्था केवल उस व्यक्ति पर टिकी हुई है। आलोचना या स्वतंत्र सोच को अपराध या अविश्वास माना जाता है। इस तरह शक्ति केंद्रीकृत और स्थायी हो जाती है और नेता खुद को अनिवार्य धुरी के रूप में स्थापित कर लेते हैं। घर में उदाहरण। माता पिता अपने त्याग और मदद को बार बार याद दिलाते हैं। बच्चे धीरे धीरे स्वतंत्र निर्णय लेने में डरते हैं। घर में कोई निर्णय स्वतंत्र रूप से लेना अपराध या नासमझी लगता है। ऑफिस में उदाहरण। वरिष्ठ यह संकेत देता है कि अवसर और निर्णय सिर्फ उसकी मौजूदगी पर निर्भर हैं। कोई गलती होती है तो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है का दबाव हर निर्णय को प्रभावित करता है। कर्मचारी अपने विवेक से नहीं, एहसान बोध से सोचने लगता है। मनोवैज्ञानिक असर। इस मानसिकता का असर गहरा होता है। लोग विकल्पों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। उत्तराधिकार, सहयोग या जिम्मेदारी बांटना असुविधाजनक या खतरनाक लगने लगता है। धीरे धीरे संस्थाएं कमजोर पड़ती हैं, क्योंकि सारा श्रेय, नियंत्रण और निर्णय एक ही व्यक्ति में सिमट जाते हैं। और जब व्यक्ति ही व्यवस्था बन जाए तो सवाल पूछना, सुधार सुझाना या अलग राय रखना व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना समझ लिया जाता है। यह शैतानी मानसिकता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है।
जब कोई इंसान मार्गदर्शक नहीं बल्कि अनिवार्य धुरी बनना चाहता है। 2. हर आलोचना को व्यक्तिगत हमला मानना। शैतानी मानसिकता वाला इंसान आलोचना और अपमान के बीच की रेखा को जानबूझकर मिटा देता है। जो सवाल किसी निर्णय, व्यवहार या नीति पर उठाया गया हो, उसे वह सीधे अपने सम्मान, अपने त्याग या अपनी पहचान पर हमला बता देता है। वह यह नहीं कहता कि यह तर्क गलत है, वह कहता है तुम मेरी नीयत पर शक कर रहे हो। धीरे धीरे बातचीत का केंद्र नीति या मुद्दे से हटकर उसकी भावना और व्यक्तित्व पर आ जाता है। आलोचक को असहमति रखने वाला नहीं माना जाता, उसे नकारात्मक, कृतघ्न, असभ्य या घटनकारी बताया जाता है। कभी उसे स्वार्थी कहा जाता है तो कभी यह संकेत दिया जाता है कि वह समूह, परिवार या व्यवस्था के खिलाफ खड़ा है। इस तरीके से तर्क का मैदान भावनाओं से ढक दिया जाता है। जहां सवाल का उत्तर दिया जाना चाहिए, वहां अपराध बोध पैदा किया जाता है। इसका असर यह होता है कि समर्थक रक्षात्मक हो जाते हैं। वे निर्णयों का बचाव नहीं करते, वे व्यक्ति का बचाव करने लगते हैं। और जो लोग अभी चुप हैं, वे बोलने से पहले डरने लगते हैं। राजनीतिक उदाहरण। नेता या पार्टी अपने फैसलों पर उठाए गए सवालों को व्यक्तिगत हमला बता देती है। विरोधी आलोचना को नीति या काम पर नहीं, बल्कि नेता की नीयत, धर्म या देशभक्ति पर हमला मानते हैं। भाषण, सोशल मीडिया पोस्ट और प्रचार इसे लगातार पुष्ट करते हैं। समर्थक रक्षात्मक हो जाते हैं, मुद्दे की बजाय नेता की रक्षा करने लगते हैं। जनता या पार्टी के सदस्य डरते हैं कि सवाल करने से उन्हें राष्ट्र, धर्म या नेता के खिलाफ माना जाएगा। धीरे धीरे आलोचना बंद हो जाती है और शक्ति बिना प्रत्यक्ष दबाव के स्थायी रूप से नेता के हाथ में केंद्रित हो जाती है। घर में उदाहरण। बच्चे या जीवन साथी किसी निर्णय पर सवाल उठाए तो प्रतिक्रिया होती है, तुम मेरे त्याग और मेहनत का मूल्य नहीं समझ रहे। धीरे धीरे परिवार में सच बोलना कठिन हो जाता है। ऑफिस में उदाहरण। कर्मचारी नीति या प्रक्रिया पर सवाल उठाए तो बॉस इसे अपनी प्रतिष्ठा या इरादों पर हमला मान लेता है। टीम में डर का माहौल बन जाता है, लोग सुझाव देने से डरते हैं। मनोवैज्ञानिक असर। धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बनता है जहां सही बात कहना भी असुविधाजनक लगने लगता है। लोग सोचते, सवाल पूछने से बेहतर है चुप रहना। यह शैतानी मानसिकता का एक गहरा संकेत है, जब कोई व्यक्ति अपने फैसलों को आलोचना से ऊपर और अपनी भावना को तर्क से ऊपर रखने लगता है। 3. खुद को धर्म या नैतिकता का प्रतिनिधि बताना। शैतानी मानसिकता वाला व्यक्ति सीधे यह नहीं कहता कि मैं ही धर्म हूं, पर वह ऐसा माहौल तैयार कर देता है कि उसके बिना धर्म, नैतिकता या आस्था असुरक्षित, अधूरी या खतरे में लगने लगती है। वह अपनी पहचान को नैतिक अधिकार और आध्यात्मिक श्रेष्ठता से जोड़ देता है, ताकि लोग उसके प्रति विश्वास और निर्भरता महसूस करें। राजनीतिक उदाहरण। नेता या पार्टी अपने निर्णय और नीतियों को धर्म या नैतिकता के नाम से जोड़ देते हैं। किसी विरोध या सवाल को केवल आलोचना नहीं, बल्कि आस्था या नैतिकता पर हमला दिखाया जाता है। भाषण, घोषणाएं और प्रतीक इस संदेश को मजबूत करते हैं कि बिना उनके मार्गदर्शन के धर्म, नैतिकता या राष्ट्र संकट में है। जनता डर या भय के कारण सवाल करने की बजाय समर्थन दिखाने लगती है। इससे नेता की छवि नैतिक और आध्यात्मिक ऊंचाई वाली बनती है और शक्ति बिना प्रत्यक्ष विरोध के स्थायी रूप से उनके हाथ में केंद्रित रहती है। घर में उदाहरण। माता पिता या परिवार का मुखिया अपने निर्णय को परंपरा या धर्म के नाम पर जोड़ देता है। कोई सदस्य सवाल उठाता है तो उसे न केवल असभ्य बल्कि नैतिक दोषी भी समझा जाता है। बच्चे या घर के सदस्य धीरे धीरे अपनी समझ और स्वतंत्र सोच को दबा देते हैं। ऑफिस में उदाहरण। वरिष्ठ अपने नियम या फैसलों को सही और नैतिक के नाम पर रखता है। किसी सुझाव या आलोचना को केवल अपने कार्यों पर नहीं, बल्कि उनके उद्देश्य या सिद्धांत पर हमला मान लिया जाता है। टीम में खुला संवाद बंद हो जाता है, लोग बोलने से डरते हैं। मनोवैज्ञानिक असर। इस प्रक्रिया में प्रश्न उठाना या किसी फैसले पर आलोचना करना असभ्यता नहीं, पाप जैसा दिखाया जाता है।
लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने सवाल किया तो वे धार्मिक अनुशासन या नैतिक नियमों के खिलाफ जाएंगे। इस प्रकार धर्म और आस्था व्यक्तिगत अनुभव से बाहर निकलकर सार्वजनिक पहचान और सामूहिक नियंत्रण का औजार बन जाते हैं। आस्था अब केवल भीतर से महसूस करने की चीज नहीं रहती, यह दूसरों को प्रभावित करने और नियंत्रित करने का माध्यम बन जाती है। यह शैतानी मानसिकता सुनिश्चित करती है कि किसी भी आलोचना या सवाल को नैतिक दोष में बदल दिया जाए। परिणामस्वरूप लोग खुलकर सोचने या सवाल पूछने से डरने लगते हैं और शक्ति धीरे धीरे केवल उस व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाती है। धर्म और आस्था अब सिर्फ नैतिक अभ्यास नहीं, बल्कि रणनीतिक औजार बन गए हैं जो शैतानी मानसिकता को समर्थन, नियंत्रण और प्रभाव बनाए रखने में मदद करते हैं। यह संकेत है कि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उद्देश्य या सत्ता को धार्मिक अधिकार और नैतिक अनुशासन के पीछे छुपा रहा है। 4. हम बनाम वे की स्थायी रेखा। शैतानी मानसिकता वाला व्यक्ति समाज, समूह या रिश्तों को हमेशा दो खेमों में बांटने की प्रवृत्ति दिखाता है। यह खेमेबंदी कभी सीधे नहीं होती, वह धीरे धीरे और सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से स्थापित की जाती है। हर मुद्दे, हर निर्णय और हर घटना में एक विभाजन खड़ा किया जाता है। हम जो सही, पवित्र या समर्थ हैं और वे जो संदिग्ध, खतरे में या विरोधी प्रतीत होते हैं। यह विभाजन कभी खुले संघर्ष की तरह नहीं दिखता। यह उस तरह का डर पैदा करता है जो स्थायी और अदृश्य होता है। लोग इसे अपने भीतर स्वीकार करने लगते हैं और इस कृत्रिम एकता में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। जटिल समस्याएं जिन्हें तर्क और संवाद से सुलझाया जा सकता है, छोटे, सरल और स्पष्ट दुश्मनों में बदल दी जाती हैं। अब वास्तविक मुद्दे की जगह यह सवाल ले लेता है, वह कौन है जो हमारे खिलाफ है। राजनीतिक उदाहरण। नेता या पार्टी धीरे धीरे समाज को दो खेमों में बांट देती है, हम जो सही और समर्थ हैं और वे जो खतरा या विरोधी माने जाते हैं। मीडिया, भाषण और घोषणाएं इस खेमेबंदी को मजबूत करती हैं। जनता असहमति व्यक्त करने की बजाय केवल समर्थन दिखाती है। विवाद या सवाल उठाने वाले को विरोधी या खतरे के रूप में देखा जाता है। लोग खुद ही अपने विचार और निर्णय उस खेमे के आधार पर तय करने लगते हैं। इस तरह हम बनाम वे की रेखा स्थायी हो जाती है और नेता की शक्ति बिना खुली टकराहट के स्थायी रूप से सुरक्षित रहती है। घर में उदाहरण। यदि परिवार का मुखिया किसी विवाद पर कहता है जो हमारे विचार के खिलाफ हैं, वे परिवार के नहीं हैं, तो बच्चे धीरे धीरे सच बोलने में डरने लगते हैं। ऑफिस में उदाहरण। बॉस या टीम लीडर हर निर्णय में कर्मचारियों को दो खेमों में बांट देता है, जो उसके दृष्टिकोण के समर्थक हैं और जो सवाल उठाते हैं। परिणामस्वरूप टीम में डर और सामूहिक वफादारी का माहौल बन जाता है। मनोवैज्ञानिक असर। इस विभाजन से लोगों की सोच सीमित और नियंत्रित हो जाती है। वास्तविक समाधान की जगह भावनाएं और विश्वास निर्णय लेने का आधार बन जाते हैं। संवाद और तर्क का स्थान धीरे धीरे नारे, प्रतीक और संकेतों से भर दिया जाता है। हम और वे की यह रेखा बार बार दोहराई जाती है ताकि लोग इसे प्राकृतिक और अपरिहार्य मान लें। लोग सोचने से पहले यह निर्धारित करने लगते हैं कि वे किस खेमे में हैं और किस खेमे के खिलाफ खड़े हैं। इस मानसिक विभाजन का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि भय और वफादारी साथ काम करने लगते हैं। भय लोगों को खामोश कर देता है और वफादारी उन्हें जटिल प्रश्न पूछने से रोक देती है। शैतानी मानसिकता के लिए यह विभाजन अत्यंत प्रभावी साधन है। यह न केवल उसके प्रभाव को बढ़ाता है, बल्कि उसे प्रत्यक्ष शक्ति प्रयोग की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। लोग स्वयं ही इस रेखा के भीतर सोचते, निर्णय लेते और कार्य करते हैं। 5. वादों की अस्पष्ट समय सीमा। शैतानी मानसिकता वाला व्यक्ति बड़े वादे करता है, पर उनकी समय सीमा हमेशा अस्पष्ट रहती है। सुरक्षा, सफलता, सम्मान या विकास जैसे वादे आकर्षक शब्दों में दिए जाते हैं, लेकिन कभी यह स्पष्ट नहीं होता कि उन्हें कब और कैसे पूरा किया जाएगा। भविष्य हमेशा आने वाला लगता है, पर वह कभी वर्तमान का हिस्सा नहीं बनता। राजनीतिक उदाहरण। शैतानी मानसिकता की रणनीति
वादों की अस्पष्ट समय सीमा में दिखाई देती है। नेता बड़े वादे करते हैं, बेरोजगारी खत्म करना, आर्थिक महाशक्ति बनाना, समान शिक्षा देना, लेकिन समय या तरीका स्पष्ट नहीं होता। जनता निरंतर प्रतीक्षा में रहती है, सवाल उठाने या असंतोष व्यक्त करने की बजाय। असफलताओं को अभी सही समय नहीं या विशेष परिस्थिति के नाम पर ढक दिया जाता है। लोग भावनात्मक रूप से वादों में निवेश कर देते हैं और वास्तविक परिणाम कम महत्व रखते हैं। इस तरह नेता अपनी सत्ता सुरक्षित रखते हैं और जनता का समर्थन नियंत्रित होता है, उम्मीदों पर टिकता है। घर में उदाहरण, माता पिता कहते हैं, जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर होगा। यह वादा आकर्षक है पर समय अस्पष्ट। बच्चे अपनी उम्मीदों और प्रयासों को हमेशा उस भविष्य में टिकाते रहते हैं। ऑफिस में उदाहरण, वरिष्ठ बड़े प्रोजेक्ट्स या प्रमोशन का वादा करते हैं, लेकिन समय सीमा और मानक अस्पष्ट रहते हैं। कर्मचारी लगातार मेहनत करते हैं, पर कभी स्पष्ट नहीं होता कि वादा कब पूरा होगा। मनोवैज्ञानिक असर, इस अस्पष्टता का पहला असर यह होता है कि जवाबदेही धीरे धीरे गायब हो जाती है। किसी ने वादा पूरा किया या नहीं, यह जांचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समय ही अनिश्चित है, और जब समय अनिश्चित हो तो कोई सीधे यह नहीं कह सकता कि वादा अधूरा या असफल रहा। दूसरा असर यह होता है कि प्रतीक्षा को मूल्यवान और पुण्य माना जाने लगता है। लोग सोचते हैं कि वादा पूरा होने की राह में धैर्य रखना देशभक्ति, निष्ठा या वफादारी का गुण है। इसी प्रतीक्षा के माध्यम से समर्थन बनाए रखा जाता है। तीसरा और सबसे खतरनाक असर यह होता है कि असफलता पर भी समर्थन बना रहता है, क्योंकि कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं है। किसी भी नाकामी को अभी सही समय नहीं या सब कुछ क्रम में है कहकर ढक दिया जाता है। लोग निराश होने के बजाय अपेक्षा में बने रहते हैं, और शैतानी मानसिकता वाला व्यक्ति अपनी स्थिति को लगातार सुरक्षित रखता है। इस पैटर्न में वादे केवल भावनात्मक निवेश बन जाते हैं। लोग योजना की प्रगति की तुलना करने की बजाय भावनाओं और उम्मीदों में निवेश करते हैं। सत्य और वास्तविकता की जगह भविष्य की कल्पना और प्रतीक्षा ले लेती है। शैतानी मानसिकता के लिए यह रणनीति सबसे टिकाऊ होती है, क्योंकि यह न केवल तत्काल सवालों से बचाती है, बल्कि लोगों के मन में सदा एक नियंत्रित आशा और निर्भरता बनाए रखती है। 6. अपनी छवि को राष्ट्र या समूह से जोड़ देना। शैतानी मानसिकता वाला व्यक्ति अपनी छवि को केवल अपने व्यक्तित्व तक सीमित नहीं रखता, वह इसे बड़े लक्ष्य, संस्था या समाज से जोड़ देता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसकी आलोचना केवल व्यक्तिगत सवाल नहीं रहती, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप पूरे समूह, संस्था या राष्ट्र पर हमला कर रहे हैं। राजनीतिक उदाहरण, नेता अपनी छवि को पूरी पार्टी या राष्ट्र से जोड़ देता है। जनता में यह संदेश जाता है कि नेता की आलोचना केवल उसकी व्यक्तिगत गलती नहीं, बल्कि पूरे देश या संगठन के खिलाफ जाना है। मीडिया और समर्थक भी इसे देश विरोधी या सिस्टम तोड़ने वाला समझते हैं। इस तरह सवाल करना जोखिमपूर्ण बन जाता है। लोग सोचने की बजाय व्यक्ति के प्रतीक और छवि में भरोसा करने लगते हैं। असहमति नैतिक अपराध बन जाती है और नेतृत्व का नियंत्रण अडिग रह जाता है। व्यक्ति और समूह का मेल पूरी तरह शक्ति का माध्यम बन जाता है। घर में उदाहरण, परिवार का मुखिया अपने निर्णयों और नियमों को परिवार की प्रतिष्ठा या सम्मान से जोड़ देता है। कोई सदस्य सवाल उठाता है तो उसे लगता है कि वह पूरे परिवार के खिलाफ जा रहा है। ऑफिस में उदाहरण, वरिष्ठ अपने निर्णय और आदेश को कंपनी के मिशन या प्रतिष्ठा से जोड़ देता है। किसी कर्मचारी की आलोचना केवल उसके निर्णय पर नहीं, बल्कि संपूर्ण संगठन के खिलाफ जाने जैसी लगती है। टीम में खुला संवाद बंद हो जाता है और लोग केवल समर्थन देने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक असर, इस मानसिकता का पहला असर यह होता है कि व्यक्ति और संस्था का मेल खतरनाक बन जाता है। लोगों के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन निर्णय ले रहा है और कौन प्रणाली है। जब व्यक्ति की पहचान पूरे संगठन, देश या समूह से जुड़ जाती है, तो आलोचना स्वयं उस प्रणाली के खिलाफ जाने जैसा दिखती है। दूसरा असर यह होता है
कि सिद्धांत उलट दिए जाते हैं। वास्तव में राष्ट्र, संगठन या समूह व्यक्ति से बड़ा होता है, लेकिन शैतानी मानसिकता यह कथा गढ़ देती है कि बिना उस व्यक्ति के राष्ट्र या समूह असुरक्षित, अधूरा या खतरे में है। लोग सोचने की बजाय व्यक्ति की छवि में विश्वास कर लेते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक असर यह होता है कि असहमति नैतिक अपराध बन जाती है। जो भी सवाल उठाता है वह केवल आलोचक नहीं, उसका व्यवहार राय, मूल्य, आस्था या देशभक्ति के खिलाफ समझा जाता है। लोग अपने सवालों को दबाने लगते हैं और खुद को केवल समर्थन देने वाले के रूप में ही पहचानते हैं। इस रणनीति के माध्यम से शैतानी मानसिकता न केवल अपनी स्थिति सुरक्षित करती है, बल्कि लोगों के मन में उसके प्रति अंधविश्वास और निर्भरता भी लगातार बढ़ती रहती है। 7. भावनात्मक भाषा, तथ्यात्मक चुप्पी। शैतानी मानसिकता वाला व्यक्ति संवाद में भावनाओं को मुखर और आंकड़ों को गुप्त रखता है। उसके भाषण, बातचीत या संदेश में शब्दों का चयन इस तरह होता है कि लोग तुरंत जुड़ जाए, प्रभावित हो जाए और उस पर भरोसा कर लें। यह भाषा करुणा, गर्व, भय या गुस्से के भावों से भरी होती है, लेकिन तथ्यात्मक मापने योग्य आंकड़े, ठोस प्रमाण या प्रक्रिया अक्सर गायब रहते हैं। राजनीतिक उदाहरण। शैतानी मानसिकता वाले नेता भावनात्मक भाषा का उपयोग करते हैं और ठोस तथ्य या आंकड़े छुपा लेते हैं। भाषणों में देश के लिए, जनता की भलाई के लिए जैसे शब्द सुनते ही लोग तुरंत जुड़ जाते हैं। जनता सोचने की बजाय महसूस करने लगती है। नीति, निर्णय या उनके परिणाम अस्पष्ट रह जाते हैं, पर भावनात्मक जुड़ाव इतना प्रबल होता है कि सवाल करना कठिन हो जाता है। मीडिया और समर्थक भी इसी भावना में उलझ जाते हैं। तथ्यात्मक जांच कमजोर पड़ती है और नेता का नियंत्रण बिना संघर्ष के स्थायी हो जाता है। भावना ही शक्ति बन जाती है। घर में उदाहरण। परिवार का मुखिया किसी विवाद या निर्णय पर भावनात्मक शब्दों का उपयोग करता है। यह तुम्हारे लिए, हमारे परिवार के लिए सही है। तथ्य या तर्क प्रस्तुत नहीं किए जाते। लोग तुरंत सहमत हो जाते हैं, सोचने की बजाय महसूस करने लगते हैं। ऑफिस में उदाहरण। वरिष्ठ किसी नीति या प्रोजेक्ट के लिए भाषण देते हैं, भावनात्मक प्रेरणा और गर्व दिखाते हैं, लेकिन डेटा, रिपोर्ट या प्रगति की माप छुपाई जाती है। कर्मचारी भावना के आधार पर समर्थन दिखाते हैं और वास्तविक जांच कमजोर पड़ जाती है। मनोवैज्ञानिक असर। इसका पहला असर यह होता है कि भावना तुरंत समर्थन पैदा कर देती है। लोग सोचने या जांचने से पहले महसूस करने लगते हैं। उन्होंने जो देखा और सुना उसी के आधार पर निर्णय लेना शुरू कर दिया। दूसरा असर यह होता है कि तथ्य दीर्घकालिक जवाबदेही लाते हैं। जब किसी कार्रवाई या वादे का मूल्यांकन किया जाए तो आंकड़े यह बताते हैं कि काम हुआ या नहीं। यह शैतानी मानसिकता वाले व्यक्ति की शक्ति और नियंत्रण को चुनौती देता है। इसलिए वे अक्सर तथ्य छुपा देते हैं, टाल देते हैं या छाया में रख देते हैं। तीसरा असर यह होता है कि जांच पड़ताल कमजोर पड़ जाती है। लोग तर्क और प्रमाण पर ध्यान देने की बजाय भावनाओं और प्रतीकों पर भरोसा करने लगते हैं। सत्य और तथ्य की जगह अनुभूति, विश्वास और उम्मीद ले लेती है, और जब जांच कमजोर होती है, नियंत्रण बनाए रखना आसान हो जाता है, क्योंकि लोग खुद सवाल करना बंद कर देते हैं। इस पैटर्न के माध्यम से शैतानी मानसिकता अपने निर्णय, प्रभाव और स्थिति को प्रश्न के दायरे से बाहर रखती है। वह भावनाओं के सहारे जुड़ाव और भरोसा बनाती है और तथ्यों की चुप्पी के पीछे अपनी शक्ति को सुरक्षित रखती है। 8. समर्थकों को नैतिक ऊंचाई देना। शैतानी मानसिकता वाला व्यक्ति अपने समर्थकों को धीरे धीरे नैतिक श्रेष्ठता का अनुभव दिलाता है। वह उन्हें यह विश्वास दिला देता है कि वे केवल सही दिशा में हैं और जो उनके विचार या कार्यों के खिलाफ हैं वे नैतिक रूप से दोषपूर्ण, असभ्य या अमानवीय हैं। राजनीतिक उदाहरण। नेता समर्थकों को यह महसूस कराता है कि सिर्फ वही सही हैं। जो विरोध करे वह नैतिक रूप से दोषी या अनुचित माना जाता है। समर्थक अब केवल नेता का नहीं बल्कि उसकी नैतिक ऊंचाई का भी समर्थन करते हैं। सवाल या असहमति को नैतिक अपराध की तरह देखा जाता है,
जिससे समूह चिंतन और अंध समर्थन बढ़ता है। घर में उदाहरण, माता पिता अपने बच्चों को सही और गलत के मानक बता देते हैं और जो सदस्य असहमति जताता है उसे न केवल गलत बल्कि नैतिक रूप से दोषपूर्ण बताया जाता है। बच्चे समूह की नैतिक ऊंचाई में खुद को बांध लेते हैं। ऑफिस में उदाहरण, टीम लीडर या बॉस समर्थकों को यह अनुभव दिलाता है कि उनकी मेहनत और दृष्टिकोण सही और नैतिक हैं। किसी असहमति को तर्क या डेटा की बजाय नैतिक दृष्टि से परखा जाता है। विरोधियों या आलोचकों को केवल गलत या अनुचित माना जाता है। मनोवैज्ञानिक असर, इस प्रक्रिया का पहला असर यह होता है कि नैतिक श्रेष्ठता हिंसा और अपमान को ठहराती है। समर्थक यह सोचने लगते हैं कि उनके द्वारा किए गए निर्णय या कार्रवाई सिर्फ सही ही नहीं बल्कि न्याय संगत भी हैं। इसलिए आलोचना, विरोध या विरोधियों के प्रति कठोरता उनके लिए अब केवल स्वीकार्य ही नहीं बल्कि आवश्यक भी लगती है। दूसरा असर यह होता है कि समूह चिंतन बढ़ता है। समर्थक केवल समूह के विचारों को मानते हैं, सवाल करने या वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाने की संभावना कम हो जाती है। व्यक्ति स्वयं सोचने के बजाय समूह की सोच में समाहित हो जाता है और किसी भी असहमति को भावनात्मक या नैतिक दृष्टि से परखा जाता है। तीसरा असर यह होता है कि सहानुभूति धीरे धीरे घटने लगती है। समर्थक विरोधियों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश नहीं करते। उनके लिए विरोधी केवल खतरनाक या गलत हो जाते हैं। संवाद और समझ की संभावनाएं कम हो जाती हैं और लोग केवल समूह के नैतिक दृष्टिकोण में बांध कर रह जाते हैं। इस पैटर्न के माध्यम से शैतानी मानसिकता अपने समर्थन को स्थायी और नियंत्रित बनाए रखती है। लोग केवल किसी व्यक्ति या विचार का समर्थन नहीं करते, वे नैतिक और भावनात्मक रूप से उस शक्ति से जुड़े रहते हैं। 9. चयनात्मक मौन। शैतानी मानसिकता वाला व्यक्ति केवल बोलने या चुप रहने का साधारण उपयोग नहीं करता। वह चयनात्मक मौन अपनाता है। कुछ मुद्दों पर पूर्ण चुप्पी, तो कुछ पर अत्यधिक शोर और ध्यान आकर्षित करने वाला प्रचार। राजनीतिक उदाहरण, नेता केवल कुछ मुद्दों पर बात करता है, बाकी पर चुप रहता है। जनता वही देखती और याद रखती है। महत्वपूर्ण या विवादास्पद विषय छुप जाते हैं, कुछ पर शोर, बाकी पर मौन। इससे असली समस्याएं अनदेखी हो जाती हैं। चुप्पी और प्रचार दोनों ही नियंत्रण का हथियार बन जाते हैं। घर में उदाहरण, परिवार का मुखिया कुछ विषयों पर कभी बात नहीं करता, जैसे वित्त या निर्णय। सदस्य महसूस करते हैं कि ये मुद्दे संकटपूर्ण या जोखिम भरे हैं, इसलिए वे बिना कहे ही चुप हो जाते हैं। ऑफिस में उदाहरण, वरिष्ठ केवल उन प्रोजेक्ट्स या रिपोर्ट्स पर ध्यान आकर्षित करता है जिन्हें वह नियंत्रित करना चाहता है। महत्वपूर्ण मुद्दे या जोखिम छुपाए जाते हैं। कर्मचारी केवल दिखाई दे रहे मुद्दों में उलझ जाते हैं, असली समस्याएं या प्रश्न छिपे रहते हैं। मनोवैज्ञानिक असर, इस रणनीति का पहला असर यह होता है कि मौन भी संदेश देता है। जो कहा नहीं गया वह अक्सर उतनी ही शक्ति रखता है जितनी वह जो कहा गया। मौन के माध्यम से व्यक्ति यह संकेत देता है कि कुछ विषय असुविधाजनक, खतरे में या नियंत्रित हैं। लोग खुद ही उन विषयों से दूर रहने लगते हैं और चुप्पी धीरे धीरे शक्ति और नियंत्रण का माध्यम बन जाती है। दूसरा असर यह होता है कि ध्यान भटकाने की रणनीति काम करती है। व्यक्ति कुछ मुद्दों पर शोर मचाता है, प्रचार करता है ताकि असली, महत्वपूर्ण या चुनौतीपूर्ण विषयों से ध्यान हट जाए। लोग आसानी से उन मुद्दों में उलझ जाते हैं जिन पर जोर दिया गया है और असली समस्याएं या प्रश्न छिपे रह जाते हैं। तीसरा असर यह होता है कि प्राथमिकताएं कृत्रिम बन जाती हैं। जो विषय अधिक चर्चा में हैं, उन्हें लोग महत्वपूर्ण मानने लगते हैं, भले ही उनका वास्तविक महत्व कम हो। जो विषय छुपाए गए हैं, उन्हें लोग अनजाने में ही नजरअंदाज करने लगते हैं। इस तरह नियंत्रणकर्ता न केवल सूचना पर कब्जा रखता है, बल्कि यह तय करता है कि लोग किन बातों को महत्वपूर्ण समझें और किन्हें नहीं। इस पैटर्न के माध्यम से शैतानी मानसिकता संवाद, सोच और ध्यान को नियंत्रित करती है। चुप्पी सिर्फ गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि यह सशक्त, सूक्ष्म और रणनीतिक उपकरण बन जाती है। 10. खुद को पीड़ित दिखाना।
शैतानी मानसिकता वाला व्यक्ति अक्सर अपने आप को पीड़ित या सताया हुआ दिखाता है, भले ही वह वास्तविक रूप से सत्ता या प्रभाव के केंद्र में हो। यह रणनीति आमतौर पर सामने स्पष्ट नहीं होती, लेकिन उसके व्यवहार, शब्दों और निर्णयों में लगातार झलकती रहती है। राजनीतिक उदाहरण: नेता अक्सर खुद को जनता या विरोधियों द्वारा सताया हुआ दिखाता है, भले ही उसके पास पूरी सत्ता और संसाधन हो। कोई सवाल उठाए तो उसे निर्दयी या असंवेदनशील दिखाया जाता है। जनता सहानुभूति में फंस जाती है, आलोचना करने से डरती है। इस तरह नेता की जवाबदेही छुप जाती है और शक्ति स्थायी हो जाती है। घर में उदाहरण: परिवार का सदस्य अपने छोटे फायदे या निर्णयों को छुपाते हुए खुद को लगातार पीड़ित दिखाता है। अन्य सदस्य अनजाने में उसकी गलती या नियंत्रण को चुनौती देने से डरते हैं, क्योंकि वह पीड़ा और संघर्ष का प्रतीक बन चुका होता है। ऑफिस में उदाहरण: वरिष्ठ किसी फैसले या नीति के लिए खुद को पीड़ित दिखाता है। आलोचक या टीम के सदस्य सवाल उठाने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि आलोचना क्रूर, अनुचित या संवेदनहीन लगने लगती है। वही व्यक्ति सहायता, समर्थन और नैतिक ऊंचाई प्राप्त करता है। मनोवैज्ञानिक असर: इसका पहला असर यह होता है कि पीड़ित भाव लोगों में सहानुभूति पैदा करता है। लोग उसके अधिकारों या कठिनाइयों के बारे में सोचने लगते हैं, और उसी सहानुभूति के कारण उसकी आलोचना करना कठिन हो जाता है। विरोधी या आलोचक अब सीधे सवाल उठाने के बजाय उसके प्रति दया या समर्थन महसूस करने लगते हैं। दूसरा असर यह होता है कि जिम्मेदारी पीछे छूट जाती है। जब व्यक्ति खुद को पीड़ित बताता है, तो उसके कार्यों या निर्णयों की आलोचना करना या उनसे जिम्मेदारी मांगना कठिन हो जाता है। लोग मान लेते हैं कि वह पहले ही संघर्ष में है, इसलिए उसे और दोष देना अनुचित लगता है। इस तरह असली जवाबदेही ढक जाती है और शक्ति नियंत्रित हाथ में बनी रहती है। तीसरा असर यह होता है कि आलोचना क्रूर और अनुचित दिखने लगती है। जो भी सवाल उठाता है वह केवल तर्कशील नहीं दिखाई देता, उसके व्यवहार को कठोर, निर्दयी या संवेदनहीन माना जाता है। समर्थक और अन्य लोग यह मान लेते हैं कि आलोचना करने वाला असभ्य है और पीड़ित व्यक्ति केवल निष्पक्ष या सताया हुआ प्रतीत होता है। इस रणनीति के माध्यम से शैतानी मानसिकता सहायता, समर्थन और नैतिक ऊंचाई प्राप्त करती है। लोग उसकी आलोचना करने से डरते या हिचकिचाते हैं, और शक्ति या नियंत्रण की स्थिति दीर्घकालिक रूप से बनी रहती है। 11वां इतिहास की व्याख्या पर नियंत्रण: शैतानी मानसिकता वाला व्यक्ति केवल वर्तमान को नियंत्रित नहीं करता, वह अतीत की व्याख्या पर भी पकड़ रखता है। घटनाएं वही रहती हैं। वास्तविक रूप में घटनाओं का क्रम और तथ्य अपरिवर्तित हैं, लेकिन उनके अर्थ और महत्व को बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से वह तय करता है कि लोग क्या याद रखें, कैसे याद रखें और किन्हें नजरअंदाज करें। राजनीतिक उदाहरण: नेता या सरकार पुराने घटनाक्रम, युद्ध, नीतियां या आंदोलन इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि केवल उनकी छवि सही और नैतिक दिखे। विपक्ष, आलोचक या पूर्व सरकार की उपलब्धियां कमतर या गलत दिखाई जाती हैं। इतिहास अब तथ्य नहीं बल्कि नैरेटिव बन जाता है। हम सही थे, वे गलत थे। जनता वही सच मान लेती है। सवाल करने वाला ही देश विरोधी या अस्थिर दिखाया जाता है। इस तरह अतीत का नियंत्रण वर्तमान और भविष्य की सोच पर स्थायी पकड़ बना देता है। घर में उदाहरण: एक परिवार में बड़े सदस्य अपने अतीत के संघर्ष या बलिदान को इस तरह पेश करते हैं कि उनके निर्णय या अधिकार हमेशा सही और न्यायसंगत दिखें। छोटे सदस्य धीरे धीरे वही व्याख्या स्वीकार करते हैं और अपनी समझ उसी सीमित दृष्टिकोण में ढाल लेते हैं। ऑफिस में उदाहरण: वरिष्ठ पुराने प्रोजेक्ट्स या निर्णयों का इतिहास इस तरह प्रस्तुत करता है कि केवल उसकी छवि ही सही, समर्थ और नैतिक दिखे। आलोचक या टीम का विरोध वास्तविक तथ्यों की बजाय व्याख्या पर आधारित खतरे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मनोवैज्ञानिक असर: इतिहास पहचान गढ़ने का औजार बन जाता है। लोग अतीत की व्याख्या के आधार पर वर्तमान और भविष्य को समझते हैं। जब वास्तविक घटनाओं का अर्थ बदल दिया जाता है, तो वह व्यक्ति या समूह अपनी छवि को श्रेष्ठ,
पीड़ित या नायक के रूप में स्थापित कर देता है। इस तरह समर्थन और आस्था का स्थायी आधार बन जाता है। असहमति देश विरोध या सामूहिक चेतना के खिलाफ ठहराई जाती है। जो भी व्यक्ति या समूह इतिहास की व्याख्या पर सवाल उठाता है, उसे केवल आलोचक नहीं बल्कि खतरे या विरोधी के रूप में दिखाया जाता है। लोग डरने लगते हैं और अपनी राय दबाने लगते हैं। जटिल घटनाएं सरल कथाओं में बदल दी जाती हैं। सभी पहलुओं और विरोधाभासों को हटा दिया जाता है और अतीत को केवल हम बनाम वे, सही बनाम गलत जैसे सरल दायरे में प्रस्तुत किया जाता है। लोग असली जटिलताओं को देखने या समझने की बजाय निर्दिष्ट नैरेटिव को सच मानने लगते हैं। इस पैटर्न के माध्यम से शैतानी मानसिकता सिर्फ वर्तमान को नियंत्रित नहीं करती, वह भविष्य के दृष्टिकोण, नैतिक मूल्य और सामाजिक सोच को भी अपने नियंत्रण में ले लेती है। इतिहास की यह छवि लोगों की समझ, विश्वास और निर्णय को निर्देशित करती है और शक्ति लंबे समय तक स्थायी बनी रहती है। बारहर कानून से ऊपर नैतिकता का दावा। शैतानी मानसिकता वाला व्यक्ति अक्सर यह तर्क देता है कि नियम, कानून या प्रक्रियाएं अंतिम सत्य नहीं हैं। वह यह संकेत देता है कि किसी बड़े उद्देश्य, सामूहिक भलाई या नैतिक जिम्मेदारी के नाम पर नियमों को दरकिनार किया जा सकता है। वह सीधे नहीं कहता कि कानून गलत है, वह कहता है कि कानून पर्याप्त नहीं है और यह भी कि वह स्वयं उस नैतिक ऊंचाई पर खड़ा है जहां से नियमों का उल्लंघन भी सही ठहराया जा सकता है। राजनीतिक उदाहरण। नेता अक्सर कहता है, यह नियम अब हमारी भलाई के लिए पर्याप्त नहीं। चुनाव, नीति या संवैधानिक प्रक्रिया को विशेष परिस्थिति या राष्ट्रीय हित के नाम पर दरकिनार किया जाता है। संसद, कानून या नियम केवल औपचारिकता बन जाते हैं। असली शक्ति नेता की नैतिक व्याख्या पर टिक जाती है। विरोध करने वाला अनुचित, नियम पालन करने वाला धीमा या बेकार दिखाया जाता है। धीरे धीरे कानून का उद्देश्य, समानता और संतुलन खत्म हो जाता है और निर्णय केवल एक व्यक्ति की मर्जी से होते हैं। घर में उदाहरण। माता पिता किसी नियम या परंपरा को विशेष परिस्थिति बताकर बार बार तोड़ते हैं। बच्चे धीरे धीरे यह मान लेते हैं कि नियम केवल व्याख्या के अधीन है और उनका पालन अनिवार्य नहीं। ऑफिस में उदाहरण। वरिष्ठ प्रक्रियाओं या कंपनी नीति को बड़े लक्ष्य या सामूहिक भलाई के नाम पर दरकिनार करता है। टीम के लिए नियम स्थिर नहीं रहते। हर निर्णय केवल उसकी व्यक्तिगत नैतिक व्याख्या पर निर्भर होता है। मनोवैज्ञानिक असर। नियम कमजोर पड़ते हैं और व्यक्ति मजबूत होता है। जो चीजें सभी के लिए समान होनी चाहिए थीं, वे अब किसी एक व्यक्ति की व्याख्या पर निर्भर हो जाती हैं। कानून का उद्देश्य, समानता और संतुलन धीरे धीरे खोने लगता है। अपवाद स्थायी बन जाते हैं। जो नियम तोड़ना कभी असाधारण परिस्थिति में सही ठहराया गया था, वही व्यवहार धीरे धीरे सामान्य बन जाता है। हर अगला उल्लंघन पिछले उल्लंघन की आड़ में सही ठहराया जाता है। सबसे खतरनाक असर यह होता है, संस्थागत संतुलन टूट जाता है। जब व्यक्ति यह तय करने लगे कि कब नियम लागू होंगे और कब नहीं, तो संस्थाएं केवल औपचारिक रह जाती हैं। उनका नैतिक और कानूनी अधिकार एक व्यक्ति की इच्छा के सामने कमजोर पड़ जाता है। इस मानसिकता में नैतिकता सार्वभौमिक मूल्य नहीं रहती। वह एक निजी प्रमाण पत्र बन जाती है जो स्वयं को दिया जाता है और दूसरों से छीना जाता है। यह शैतानी मानसिकता का गहरा संकेत है। जब कोई व्यक्ति यह मानने लगे कि उसकी नीयत इतनी शुद्ध है कि उसे नियमों के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं। जहां कानून कमजोर होता है, वहां न्याय नहीं बल्कि व्यक्ति की मर्जी शासन करने लगती है। 13 भय का सूक्ष्म प्रसार। शैतानी मानसिकता वाला व्यक्ति अक्सर खुली धमकी नहीं देता। वह सजा की घोषणा नहीं करता, नहीं सीधे डराने वाले शब्दों का इस्तेमाल करता है। इसके बजाय वह ऐसा वातावरण बनाता है जहां डर बिना बोले ही मौजूद रहता है। यह डर संकेतों और अनुभवों के माध्यम से फैलता है। कौन आलोचना के बाद पीछे हट गया? किसकी बात सुनकर अवसर बंद कर दिए गए? कौन चुप रहने पर सराहना पाता है? ये सभी उदाहरण लोग नोटिस कर लेते हैं। इससे सब सीखते हैं कि क्या कहना सुरक्षित है और क्या नहीं। राजनीतिक उदाहरण।
राजनीति में नेता खुली धमकी नहीं देते, पर संकेत भेजते हैं। कौन सवाल करता है, किसका विरोध छुप जाता है, कौन चुप रहता है, उसे पुरस्कार मिलता है। सांसद और अधिकारियों में धीरे धीरे आत्म सेंसरशिप बढ़ती है। कोई भी बिना सोचे असहमति नहीं जताता। आलोचना करने वाले धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और निर्णय सुरक्षित चुप्पी पर टिक जाते हैं। भय यहां बिना किसी खुली सजा के ही नियंत्रण का काम करता है। घर में उदाहरण, बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं कि कौन से सवाल माता पिता के सामने पूछे जा सकते हैं और कौन से नहीं। बहस या विरोध करने पर प्यार या सराहना कम हो सकती है, इसलिए कई बार चुप रहना ही सुरक्षित विकल्प बन जाता है। ऑफिस में उदाहरण, वरिष्ठ खुलकर धमकी नहीं देता, लेकिन जो टीम के सदस्य सवाल उठाते हैं या अलग राय रखते हैं, उन्हें अवसर कम मिलता है या अनदेखा किया जाता है। टीम में धीरे धीरे चुप रहना ही सुरक्षित रणनीति बन जाती है। मनोवैज्ञानिक असर, आत्म सेंसरशिप बढ़ने लगती है। लोग किसी बाहरी आदेश का इंतजार नहीं करते, वे खुद ही रुकने लगते हैं। बोलने से पहले परिणामों की कल्पना करते हैं और कई बार बोलने की जगह चुप रहना चुनते हैं। नियंत्रण बिना बल के संभव हो जाता है। किसी नियम, सजा या आदेश की जरूरत नहीं पड़ती। डर स्वयं काम करता है। लोग वही करते हैं जो अपेक्षित है, क्योंकि अलग दिखना असुरक्षित लगता है। चुप्पी सामान्य और स्वीकार्य बन जाती है। जहां पहले प्रश्न पूछे जाते थे, वहां अब मौन दिखाई देता है। असहमति का स्थान सहमति के अभिनय से भर जाता है। धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं कि बोलना भी एक अधिकार था। यह शैतानी मानसिकता का अत्यंत प्रभावी तरीका है। जब डर सूक्ष्म हो तो उसका विरोध करना कठिन होता है, और जब चुप्पी सामान्य बन जाए तो नियंत्रण बिना संघर्ष के स्थायी हो जाता है। 14 संस्थाओं को खोखला करना। शैतानी मानसिकता सीधे संस्थाओं को नहीं तोड़ती, वह उन्हें बाहर से जिंदा और अंदर से खोखला कर देती है। संस्थाएं इसलिए बनाई जाती हैं ताकि शक्ति किसी एक व्यक्ति में सिमटे नहीं। नियम, प्रक्रिया और संतुलन इसलिए होते हैं कि निर्णय भावनाओं या अहंकार से नहीं, व्यवस्था से लिए जाए। यही बात शैतानी मानसिकता को सबसे ज्यादा असहज करती है। इसलिए पहला हमला कभी खुला विद्रोह नहीं होता। वह संस्थाओं का अपमान नहीं करता, वह सम्मान का अभिनय करता है। वह कहता है, संस्थाएं जरूरी हैं, लेकिन भरोसा नहीं करता। निर्णय बैठकों में नहीं, इशारों में लिए जाते हैं। फाइलें चलती रहती हैं, पर दिशा कहीं और से आती है। धीरे धीरे संस्थागत निर्णय व्यक्तिगत दिशा निर्देशों में बदल जाते हैं। नियम अपवाद बनते हैं और अपवाद आदत। जो प्रक्रिया से गुजरता है उसे धीमा, पुराना और अव्यावहारिक कहा जाता है, और जो व्यक्ति के इशारे पर चलता है वह तेज, समर्पित और विश्वसनीय माना जाता है। राजनीतिक उदाहरण, राजनीति में संस्थाएं कागज पर जिंदा रहती हैं, पर फैसले व्यक्ति करता है। संसद, कैबिनेट, समितियां सब मौजूद होती हैं, मगर दिशा भाषणों और इशारों से तय होती है। नियमों को तकनीकी बाधा कहा जाता है और व्यक्ति की मर्जी को जनभावना। जो प्रक्रिया की बात करे वह विकास विरोधी कहलाता है। जो व्यक्ति के संकेत समझ ले वही शक्तिशाली बनता है। बाहर से लोकतंत्र चलता दिखता है, अंदर से संस्थाएं केवल मोहर बन जाती हैं। घर का उदाहरण, परिवार में निर्णय सबकी राय से नहीं, एक व्यक्ति की समझ से होने लगते हैं। कहा जाता है, इतना सोचने की जरूरत नहीं, मुझे पता है क्या सही है। धीरे धीरे बाकी सदस्य पूछना छोड़ देते हैं। परिवार रहता है, लेकिन संवाद की संस्था मर जाती है। ऑफिस का उदाहरण, कंपनी में समीक्षा प्रक्रिया मौजूद होते हैं, लेकिन असली फैसले एक कमरे में बिना दस्तावेज के हो जाते हैं। जो नियम की बात करे वह संस्कृति के अनुकूल नहीं माना जाता है। संस्था दिखती है, पर शक्ति व्यक्ति के पास होती है। मनोवैज्ञानिक असर, जब भी कोई संस्था असहज सवाल उठाती है, उसे बाधक, पुरानी सोच या रुकावट बताया जाता है। धीरे धीरे लोगों के मन में यह बैठाया जाता है कि संस्थाएं समस्या हैं, व्यक्ति समाधान है। लोग यह भूल जाते हैं कि संस्थाएं इसलिए होती हैं क्योंकि व्यक्ति गलत भी हो सकता है।
संस्थाएं सिर्फ ढांचा रह जाती हैं। पद रहते हैं, भवन खड़े रहते हैं, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन निर्णय पहले ही तय हो चुके होते हैं। संस्थाएं अब संतुलन नहीं बनाती, वे केवल अनुमोदन की मोहर बन जाती हैं। इसका सबसे खतरनाक परिणाम यह होता है कि जवाबदेही का कोई स्पष्ट केंद्र नहीं रहता, क्योंकि जब सब कुछ व्यक्ति पर निर्भर हो तो गलती भी धुंधली हो जाती है, और जब संस्थाएं कमजोर हों तो सुधार का रास्ता बंद हो जाता है। शैतानी मानसिकता के लिए संस्थाओं को खोखला करना अनिवार्य है, क्योंकि संस्थाएं सवाल पूछती हैं, सीमाएं तय करती हैं और व्यक्ति को अस्थायी बनाती हैं। जहां संस्थाएं कमजोर होती हैं, वहां व्यक्ति स्थायी बनने लगता है, और यही वह क्षण होता है जहां नियंत्रण व्यवस्था नहीं, एक मानसिक आदत बन जाता है। 15 निष्ठा को योग्यता से ऊपर रखना। शैतानी मानसिकता को सबसे बड़ा खतरा योग्य व्यक्ति से नहीं होता। सही में जो सवाल पूछ सके, जो विकल्प दिखा सके, जो अनुभव के आधार पर चुनौती दे सके, वही सबसे खतरनाक होता है। योग्यता आलोचना कर सकती है, अनुभव तुलना कर सकता है, ज्ञान विकल्प दिखा सकता है, लेकिन निष्ठा यदि बिना विवेक के हो, केवल आदेश मानती है। इसलिए शैतानी मानसिकता धीरे धीरे योग्यता की जगह निष्ठा को स्थापित करती है। व्यवहार में कैसे दिखता है? निर्णय लेने के पदों पर पहुंचते हैं वे लोग जो सबसे सक्षम नहीं, बल्कि सबसे आज्ञाकारी होते हैं। बाहर से यह व्यवस्था विश्वास और टीम भावना जैसी लगती है, अंदर से यह भय और निर्भरता पर टिकती है। लोग अपनी काबिलियत नहीं, अपनी वफादारी साबित करने में ऊर्जा लगाते हैं। राजनीतिक उदाहरण। राजनीति में निष्ठा अक्सर योग्यता से ज्यादा कीमती हो जाती है। जो सवाल पूछे वह भरोसेमंद नहीं रहता, जो चुप रहे और हर फैसले पर सहमति जताए वही आगे बढ़ता है। टिकट, पद और सत्ता योग्यता से नहीं, वफादारी के सबूत से मिलते हैं। बाहर से इसे अनुशासन और एकता कहा जाता है, अंदर से यह डर की व्यवस्था होती है। गलत फैसलों पर भी तालियां बजती हैं, क्योंकि असहमति को गद्दारी मान लिया जाता है। नतीजा यह होता है कि राजनीति विचारों की नहीं, निष्ठाओं की प्रतियोगिता बन जाती है, और शासन धीरे धीरे खोखला। घर का उदाहरण। परिवार में अगर पिता कहते हैं कि मैं जो कहूं वही सही है, तो बच्चे सीखते हैं कि सवाल पूछना स्वीकार्य है। जो बच्चा अपनी राय रखता है वह समस्या पैदा करने वाला माना जाता है। जो चुप रहता है वही परिपक्व और समझदार। धीरे धीरे घर में योग्यता और स्वतंत्र सोच की जगह आज्ञाकारिता शासन करने लगती है। ऑफिस का उदाहरण। कंपनी में सबसे योग्य कर्मचारी सवाल उठाता है, प्रोजेक्ट की कमजोरी दिखाता है, लेकिन वही व्यक्ति लगातार नजरअंदाज हो जाता है, और जो कर्मचारी हर निर्णय मानता है उसे प्रमोशन मिलता है। बाहर से लगेगा कि टीम में सहयोग है, पर असली कारण निष्ठा की परीक्षा है। मनोवैज्ञानिक असर। मेहनत और ईमानदारी का मूल्य घटता जाता है। सलाह सच्चाई के लिए नहीं, केवल पसंद के लिए दी जाती है। गलत फैसलों पर भी ताली बजती है, क्योंकि असहमति का मतलब निष्ठा की कमी माता जाने लगता है। योग्य लोग किनारे हो जाते हैं, निर्णय कमजोर हो जाते हैं। नतीजा, निष्ठा अब एक मूल्य नहीं बल्कि एक परीक्षा बन जाती है। जो इस परीक्षा में पास होता है वही ऊपर जाता है, चाहे उसके पास दूरदृष्टि, अनुभव या नैतिक साहस हो या न हो। शैतानी मानसिकता को सबसे सुरक्षित वातावरण वही लगता है चारों ओर सिर हिलाने वाले लोग हों और सवाल पूछने वाले धीरे धीरे गायब हो जाए। 16 प्रतीकों की अतिशयता। जब शैतानी मानसिकता गहरी होती है, विचारों की जगह प्रतीक लेने लगते हैं। झंडे, नारे, रंग, पोशाक, संकेत सब अधिक दिखाई देने लगते हैं, पर असली अर्थ धीरे धीरे गायब हो जाता है। प्रतीक अपने आप में गलत नहीं होते, वे पहचान देते हैं, स्मृति जगाते हैं, सामूहिकता का भाव पैदा करते हैं। लेकिन जब प्रतीक सोच का स्थान लेने लगें, तब वे संवाद नहीं, आदेश बन जाते हैं। राजनीतिक उदाहरण। राजनीति में जब प्रतीकों की अतिशयता बढ़ती है, तब विचार पीछे छूट जाते हैं। झंडे, रंग, नारे, टोपी, पोस्टर और विशाल रैलियां हर जगह दिखती हैं,
पर नीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे असली सवाल धुंधले हो जाते हैं। चुनाव भाषणों में भावनात्मक प्रतीकों का इस्तेमाल इतना तेज होता है कि जनता यह पूछना ही भूल जाती है, काम क्या हुआ, योजना क्या है, परिणाम क्या निकला। यहां प्रतीक बहस का विकल्प बन जाते हैं। जो प्रतीक के साथ है वह अपना, जो सवाल पूछे वह विरोधी। तर्क की जगह निष्ठा, डेटा की जगह भाव और जवाबदेही की जगह प्रदर्शन आ जाता है। सरकारें और दल जान जाते हैं कि जब प्रतीक चमकदार होंगे, जनता वास्तविक फैसलों और नीतिगत असफलताओं पर ध्यान नहीं देगी। इस तरह राजनीति संवाद से नहीं, संकेतों से चलने लगती है और शक्ति बिना सवाल के सुरक्षित रहती है। घर का उदाहरण। परिवार में कुछ रीति रिवाज या प्रतीक, ध्वज, तस्वीरें, नामकरण बहुत महत्वपूर्ण दिखते हैं, लेकिन असली संवाद और निर्णय पीछे छूट जाते हैं। ऑफिस का उदाहरण। टीम मीटिंग में कंपनी का नारा बार बार दिखाया जाता है। लोग उस पर गर्व महसूस करते हैं, पर असली प्रोजेक्ट प्रगति पर ध्यान नहीं देते। मनोवैज्ञानिक असर। नीति गौण हो जाती है, निर्णय और योजनाएं मंचन बन जाती हैं, वास्तविक मूल्यांकन और परिणाम पीछे छूट जाते हैं। भावनात्मक शॉर्टकट बनते हैं। जटिल प्रश्नों की जगह सरल संकेत पर्याप्त माने जाने लगते हैं। कौन सही है या कौन गलत, यह देखने की बजाय केवल प्रतीक और दृश्य पर प्रतिक्रिया होती है। जब लोग प्रतीकों के पीछे भावनाओं में उलझ जाते हैं, वास्तविक निर्णय और सोच रुक जाती है और शक्ति स्थायी रूप से संरक्षित रहती है। शैतानी मानसिकता जानती है कि जब प्रतीक ऊंचे और चमकदार हों, लोग नीचे क्या हो रहा है यह देखना बंद कर देते हैं। प्रतीक अब केवल पहचान का साधन नहीं, सोच को स्थगित करने वाला औजार बन जाते हैं। 17 आलोचकों की छवि हत्या। जब शैतानी मानसिकता को तर्क से चुनौती मिलती है, तो वह मुद्दे पर टिककर जवाब नहीं देती, बल्कि प्रश्न पूछने वाले पर ध्यान केंद्रित कर देती है। कहा जाता है, यह व्यक्ति भरोसेमंद नहीं है, इसके इरादे साफ नहीं हैं। यह हमेशा नकारात्मक रहता है। इस प्रक्रिया में मूल मुद्दा पीछे छूट जाता है। क्या कहा गया अप्रासंगिक बन जाता है, किसने कहा निर्णायक बन जाता है। राजनीतिक उदाहरण। जब राजनीति में किसी फैसले पर सवाल उठता है, तो शैतानी मानसिकता जवाब नहीं देती, वह सवाल पूछने वाले की पहचान बदल देती है। नीति पर बहस की जगह कहा जाता है, यह भरोसेमंद नहीं है, यह देश के खिलाफ सोचता है, यह एजेंडा चला रहा है। क्या पूछा गया यह महत्वहीन हो जाता है, किसने पूछा यही निर्णायक बन जाता है। इसका असली असर आलोचक पर नहीं, बाकी सब पर पड़ता है, क्योंकि संदेश साफ होता है, जो सवाल करेगा वही शक के घेरे में आएगा। धीरे धीरे लोग चुप हो जाते हैं, डर से नहीं, छवि की कीमत समझकर। और जब समाज सवाल पूछना छोड़ देता है, तो सत्ता को जवाब देने की जरूरत भी नहीं रहती। छवि हत्या आलोचना को मार देती है, और जहां आलोचना मर जाए, वहां सत्ता किसी भी रूप में अंधी और स्थायी हो जाती है। घर का उदाहरण। परिवार में कोई निर्णय पर सवाल उठाए और उस व्यक्ति की इज्जत या इरादे पर शक जताकर चर्चा का ध्यान बदल दिया जाए। ऑफिस का उदाहरण। बॉस किसी प्रोजेक्ट पर सवाल उठाने वाले कर्मचारी को टीम के खिलाफ या सकारात्मक नहीं बताकर चुप करा देता है। मनोवैज्ञानिक असर। छवि हत्या केवल आलोचक को निशाना नहीं बनाती, यह बाकी सभी को चेतावनी देती है। जो सवाल करेगा उसके साथ यही होगा। लोग बोलने से पहले सोचते हैं। कई बार सवाल मन में ही दब जाते हैं, क्योंकि उनकी कीमत बहुत बड़ी लगती है। असहमति दुश्मनी बन जाती है। बहस की जगह अब बचाव और आक्रमण ले लेते हैं। जहां लोग बोलने से डरते हैं, वहां नियंत्रण बिना बल के संभव हो जाता है। छवि हत्या केवल किसी की प्रतिष्ठा नहीं तोड़ती, यह पूरे समाज की सवाल पूछने की क्षमता को कमजोर कर देती है। और जब सवाल मर जाते हैं, तो सत्ता किसी भी रूप में अंधी और अडिग हो जाती है। 18 खुद को अकेला योद्धा दिखाना। शैतानी मानसिकता वाला व्यक्ति अपने चारों ओर लोगों की उपस्थिति स्वीकार करता है, लेकिन उनके योगदान को मान्यता नहीं देता। टीम होती है,
संस्थाएं होती हैं, सहयोग होता है, पर कथा में केवल एक नाम बचता है। वह खुद को ऐसे अकेले योद्धा के रूप में पेश करता है जो अंधेरे से लड़ रहा है, जिसे कोई नहीं समझता, जिसके कंधों पर सारी जिम्मेदारी टिकी है। सुनने में प्रेरक लगता है, पर इसका उद्देश्य प्रेरणा नहीं बल्कि भावनात्मक निर्भरता पैदा करना होता है। भीड़ व्यवस्था पर भरोसा नहीं करती, व्यक्ति पर भरोसा करने लगती है। राजनीतिक उदाहरण। राजनीति में नेता खुद को अकेला बचावकर्ता दिखाता है। वह कहता नहीं, पर संकेत देता है, मेरे बिना यह व्यवस्था नहीं चल सकती। मंत्री, सलाहकार, संस्थाएं मौजूद रहती हैं, पर सार्वजनिक कथा में वे अदृश्य हो जाते हैं। सफलता का श्रेय अकेले नायक को मिलता है। असफलता परिस्थितियों, सिस्टम या दूसरों की गलती बन जाती है। धीरे धीरे जनता यह पूछना छोड़ देती है कि संस्था क्या कहती है। वह देखने लगती है कि वह व्यक्ति क्या चाहता है। घर का उदाहरण। परिवार के निर्णय या आयोजन में किसी की मदद या योजना की सराहना नहीं होती, केवल एक सदस्य को सिंहासन पर बैठाया जाता है। ऑफिस का उदाहरण। प्रोजेक्ट सफल हो तो बॉस खुद को ही श्रेय देता है, टीम के योगदान को कमतर दिखाता है। असफलता पर कोई जिम्मेदार नहीं ठहरता। मनोवैज्ञानिक असर। सफलता का श्रेय एक व्यक्ति को, असफलता की जिम्मेदारी किसी पर नहीं। टीम की पहचान मिट जाती है, प्रक्रियाएं गौण हो जाती हैं। लोग यह पूछना छोड़ देते हैं कि व्यवस्था क्या कहती है। वे देखने लगते हैं कि वह व्यक्ति क्या चाहता है। यदि परिणाम अच्छा है, नायक महान है। यदि परिणाम बुरा है, दुनिया, परिस्थितियां या लोग दोषी हैं। जब लोग किसी को अपनी आखिरी उम्मीद मान लेते हैं, वे विकल्प देखना बंद कर देते हैं। अकेला योद्धा असल में अकेला नहीं होता। वह केवल यह सुनिश्चित करता है कि उसके सिवा कोई और दिखाई न दे। 19 असफलताओं को साजिश बताना। जहां शैतानी मानसिकता सक्रिय होती है, वहां असफलता को स्वीकार करना सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। गलती कभी निर्णय में नहीं होती, न योजना में, न नीयत में। गलती हमेशा बाहर होती है। कभी कहा जाता है, लोग समझ नहीं पाए। कभी दुश्मन बहुत ताकतवर था। कभी अंदर से ही सबको कमजोर किया जा रहा है। इस तरह हर असफलता साजिश का रूप ले लेती है। परिणामों की समीक्षा नहीं होती, केवल कथाएं बदली जाती हैं। जब साजिश की कहानी गढ़ दी जाती है, तो आत्ममंथन की जरूरत समाप्त हो जाती है। गलतियां सुधार की मांग नहीं करती, वे केवल सतर्कता और निष्ठा की मांग करने लगती हैं। राजनीतिक उदाहरण। राजनीति में अकेला योद्धा वही कहलाता है जो पूरी व्यवस्था को अपनी परछाई बना देता है। हर सफलता मेरी लड़ाई होती है, हर जीत मेरे दम पर होती है। संस्थाएं, सलाहकार, कैबिनेट, सिस्टम सब पृष्ठभूमि में धुंधले हो जाते हैं। लेकिन जब नतीजे बिगड़ते हैं तो दोष हवा में घुल जाता है। पुरानी व्यवस्था, अयोग्य लोग, दुनिया हमारे खिलाफ है। भीड़ यह नहीं पूछती कि निर्णय कैसे हुए, वह बस देखती है वह अब भी खड़ा है या नहीं। धीरे धीरे भरोसा नियमों पर नहीं, एक चेहरे पर टिक जाता है। और जिस दिन लोग किसी एक व्यक्ति को अपनी आखिरी उम्मीद मान लेते हैं, उस दिन विकल्प मर जाते हैं। अकेला योद्धा सत्ता नहीं मांगता, वह व्यवस्था को अनावश्यक साबित कर देता है। घर का उदाहरण। कोई पारिवारिक योजना सफल नहीं हुई तो परिवार की गलती मानने के बजाय बाहरी परिस्थितियों या दूसरों को दोषी ठहराया जाता है। ऑफिस का उदाहरण। प्रोजेक्ट फेल हुआ तो टीम की योजना या गलत निर्णय पर सवाल नहीं उठाया जाता। कहा जाता है कि प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने बाधा डाली। मनोवैज्ञानिक असर। समर्थक रक्षात्मक हो जाते हैं। वे सवाल नहीं पूछते, वे बचाव करने लगते हैं। जो पहले जवाब चाहता था, वह अब स्वयं रक्षक बन जाता है। सुधार के लिए पहले यह स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ गलत हुआ है। शैतानी मानसिकता के लिए यह स्वीकारोक्ति अपनी सत्ता को खतरे में डालने जैसी होती है। असफलता एक भावनात्मक हथियार बन जाती है, डर पैदा करती है, एकजुटता का भ्रम देती है, आलोचना को दुश्मन का काम ठहरा देती है।
शैतानी मानसिकता जानती है कि जो व्यक्ति अपनी गलती मान ले वह बदल सकता है, और जो बदल सकता है उसे नियंत्रित करना कठिन होता है। इसलिए असफलताओं को साजिश बताया जाता है ताकि सत्ता बदले नहीं, केवल कहानी बदलती रहे। 20 त्याग का नाटकीय प्रदर्शन। शैतानी मानसिकता में त्याग केवल अंतरात्मा की कीमत नहीं रह जाता, यह दृश्य और प्रदर्शन का माध्यम बन जाता है। यह त्याग चुपचाप नहीं बल्कि मंच पर होता है, देखने और महसूस करने के लिए। यह दिखाया जाता है कि कितना सहा गया, कितनी नींद खोई गई, कितना व्यक्तिगत नुकसान उठाया गया। लेकिन यह कभी स्पष्ट नहीं होता कि इस त्याग से किसका भला हुआ और किस कीमत पर। राजनीतिक उदाहरण। राजनीति में नाटकीय त्याग तब शुरू होता है जब नेता काम से ज्यादा कष्ट दिखाने लगे। मैं सोया नहीं, मैंने अपना स्वास्थ्य दांव पर लगा दिया, मैंने अपने परिवार तक को समय नहीं दिया। भीड़ भावुक हो जाती है, पर कोई यह नहीं पूछता नीति बदली या नहीं, जिंदगी आसान हुई या नहीं। त्याग की कहानी इतनी ऊंची आवाज में सुनाई जाती है कि नतीजों की आवाज दब जाती है। जो सवाल करे वह निर्दयी कहलाता है। इतना त्याग करने वाले से भी हिसाब मांगोगे? यही त्याग ढाल बन जाता है, गलत फैसलों की ढाल, अधूरी नीतियों की ढाल। राजनीति में जब कष्ट का प्रदर्शन परिणाम से बड़ा हो जाए तो समझ लेना चाहिए शासन नहीं, भावनाओं का प्रबंधन चल रहा है। घर का उदाहरण। परिवार में कोई कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना त्याग किया, पर यह नहीं बताया कि इस त्याग से घर या रिश्तों में वास्तविक सुधार हुआ या नहीं। ऑफिस का उदाहरण। कोई वरिष्ठ रात दिन मेहनत करने का दिखावा करता है, टीम को बताता है कि मैंने रात जागकर यह रिपोर्ट तैयार की, लेकिन परिणाम या टीम के लिए लाभ अस्पष्ट रहता है। मनोवैज्ञानिक असर। लोग करुणा और कृतज्ञता महसूस करते हैं पर जांच नहीं करते। नाटकीयता भावनाएं खरीद लेती है और तर्क और परिणाम गौण हो जाते हैं। अब मूल्यांकन काम और परिणाम से नहीं बल्कि कष्ट और त्याग से होने लगता है। सवाल पूछना असंवेदनशील या अनुचित लगने लगता है। असफलताएं और छुपी हुई कमियां छिपाई जा सकती हैं। लोग केवल त्याग देखकर प्रभावित होते हैं, नतीजा देखने की आदत खो देते हैं। शैतानी मानसिकता समझती है कि जहां लोग त्याग से प्रभावित हों वहां परिणाम मांगना भूल जाते हैं। इस तरह त्याग कर्तव्य नहीं बल्कि सुरक्षा की ढाल बन जाता है। 21 नैतिक थकान पैदा करना। शैतानी मानसिकता हमेशा सीधे टकराव से जीत नहीं पाती। कई बार यह थकान के रास्ते ही नियंत्रण स्थापित कर लेती है। लगातार नैतिक उपदेश, भावनात्मक अपील और अंतहीन संघर्ष की भाषा लोगों को धीरे धीरे थका देती है। हर मुद्दा एक नैतिक परीक्षा बन जाता है, हर सवाल वफादारी का इम्तिहान। कुछ समय बाद लोग बहस हारते नहीं, वे बस ऊर्जा खो देते हैं। वे सोचना बंद नहीं करते पर थक कर चुप हो जाते हैं। राजनीतिक उदाहरण। राजनीति में नैतिक थकान तब पैदा होती है जब हर मुद्दे को नैतिक युद्ध बना दिया जाता है। हर दिन कोई नया अंतिम सवाल होता है। देशभक्ति बनाम गद्दारी, सही बनाम गलत, हम बनाम वे। हर नीति पर तर्क नहीं मांगा जाता, वफादारी मांगी जाती है। हर असहमति को नैतिक कमजोरी बताया जाता है। अगर तुम सवाल कर रहे हो तो तुम हमारे साथ नहीं हो। शुरुआत में लोग बहस करते हैं, तर्क देते हैं, आंकड़े लाते हैं, लेकिन जब हर दिन वही भावनात्मक भाषा, वही नैतिक दबाव, वही संघर्ष की आवाज चलती रहती है तो लोग हारते नहीं, थक जाते हैं। वे सोचते हैं हर बात पर लड़ना मुमकिन नहीं, हर बार सफाई देना थका देता है, चुप रहना आसान है। यही नैतिक थकान अपना काम करती है। लोग सहमत नहीं होते, वे बस अनुपस्थित हो जाते हैं। बहस से, सवाल से, भागीदारी से। शासन को अब समर्थन नहीं चाहिए, केवल थकान चाहिए, क्योंकि थके हुए लोग ना विद्रोह करते हैं, ना बदलाव मांगते हैं। वे केवल अगला नैतिक भाषण सुनते हैं और चैनल बदल देते हैं। राजनीति में जब विरोध खत्म नहीं होता, बस निष्क्रिय हो जाता है, तब समझ लेना चाहिए कि सत्ता ने तर्क नहीं, ऊर्जा जीत ली है। और जहां जनता की ऊर्जा मर जाए, वहां गलतियां व्यवस्था बन जाती हैं।
घर का उदाहरण। कोई परिवार में हर छोटी बात पर सही और गलत की नैतिक कसौटी पर तर्क करता है। समय के साथ बाकी सदस्य बहस नहीं हारते, बल्कि थक कर चुप रह जाते हैं। ऑफिस का उदाहरण। टीम मीटिंग में हर निर्णय के पीछे लंबी नैतिक बहस और भावनात्मक अपील होती रहती है। कर्मचारी सवाल पूछना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार अपने नैतिक मूल्य साबित करने पड़ते हैं। मनोवैज्ञानिक असर। जहां लोग सवाल करने की क्षमता खो दें, वहां निष्क्रिय सहमति बन जाती है। लोग सत्य या गलत को नहीं मानते, बस लड़ने की ताकत खत्म कर देते हैं। कोई बदलाव या सुधार करने की इच्छा मर जाती है। गलतियों को बदलने की कोशिश नहीं होती, केवल अनदेखा किया जाता है। शैतानी मानसिकता थकान के इस क्षण का इंतजार करती है। जब विरोध सक्रिय नहीं पर निष्क्रिय हो जाए, तो गलतियां स्थायी व्यवस्था बन जाती हैं। 22 खुद को अंतिम सत्य बताना। शैतानी मानसिकता धीरे धीरे यह भाव स्थापित करती है कि उसके बाहर कोई सुरक्षित विकल्प नहीं है। वह खुलकर यह नहीं कहती कि वही सत्य है, पर ऐसा माहौल बना देती है जहां हर दूसरा विकल्प अराजकता जैसा दिखने लगे। कहा जाता है, अगर मैं नहीं तो सब बिखर जाएगा, अगर यह व्यवस्था नहीं तो अराजकता तय है। इस तरह विकल्पों को खतरनाक, अव्यवहारिक या अनैतिक बताया जाता है। यहां सत्य खोजने की प्रक्रिया नहीं रहती, वह घोषित निष्कर्ष बन जाता है। और जब कोई सत्य अंतिम घोषित हो जाए, तो सवाल अनावश्यक लगने लगते हैं। अंतिम सत्य का दावा लोकतांत्रिक सोच का अंत होता है, चाहे वह समाज, संस्था, परिवार या रिश्ते में हो। क्योंकि जहां विकल्प स्वीकार नहीं किए जाते, वहां सहमति भी स्वतंत्र नहीं रह पाती। राजनीतिक उदाहरण। राजनीति में खुद को अंतिम सत्य बताने की प्रक्रिया कभी सीधे नहीं आती। कोई नेता या व्यवस्था यह नहीं कहती कि मैं ही सच हूं। वह यह कहती है, मेरे अलावा कोई सुरक्षित नहीं है, मेरे बिना व्यवस्था टूट जाएगी। विकल्प मतलब अराजकता। धीरे धीरे जनता को यह सिखाया जाता है कि सत्य खोजने की जरूरत नहीं है, सत्य घोषित हो चुका है। हर दूसरा विचार अव्यवहारिक कहलाता है, हर वैकल्पिक योजना खतरनाक प्रयोग बन जाती है, और हर असहमति को या तो नादानी या दुर्भावना के रूप में दिखाया जाता है। यहां लोकतंत्र केवल प्रक्रिया रह जाता है, सोच नहीं। लोग यह नहीं पूछते कि क्या यह निर्णय सही है, वे पूछते हैं, अगर यह नहीं हुआ तो क्या होगा। भय विकल्पों को मार देता है, और जब विकल्प मर जाते हैं तो सहमति स्वतंत्र नहीं रहती, वह मजबूरी बन जाती है। राजनीति में अंतिम सत्य का दावा सत्ता का नहीं, कल्पना पर कब्जे का दावा होता है। क्योंकि जो समाज भिन्न रास्तों की कल्पना नहीं कर सकता, उसे नियंत्रित करने के लिए किसी तानाशाही की जरूरत नहीं पड़ती। वहां स्थिरता डर से आती है, और डर शैतानी मानसिकता का सबसे भरोसेमंद आधार होता है। घर का उदाहरण। परिवार में निर्णय केवल एक दृष्टिकोण के आधार पर तय किए जाते हैं। कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण साझा करे तो उसे अराजकता फैलाने वाला दिखाया जाता है। ऑफिस का उदाहरण। टीम में हर निर्णय केवल एक ही विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कोई सुझाव देना जोखिम भरा लगता है, क्योंकि अंतिम निर्णय वही है। मनोवैज्ञानिक असर। लोग बदलाव से नहीं डरते, वह भय डराते हैं जो विकल्प के साथ जुड़ा हुआ है। अज्ञात को विनाश जैसा दिखाया जाता है। लोग सोचते हैं, जो है वही बेहतर है, भले ही वह बेहतर न हो, बस परिचित होता है। शैतानी मानसिकता यही स्थिरता पा लेती है। जब लोग कल्पना करना छोड़ देते हैं, तो किसी बल की आवश्यकता नहीं रहती। खुद को अंतिम सत्य बताना सिर्फ सत्ता का दावा नहीं है, यह सोच पर अधिकार का प्रयास है। और जहां सोच किसी एक बिंदु पर थम जाए, वहां शैतानी मानसिकता पूरी तरह सफल हो जाती है। 23 नियमों को अपने पक्ष में मोड़ना। शैतानी मानसिकता नियमों को तोड़ने से ज्यादा उन्हें अपने पक्ष में मोड़ने में विश्वास रखती है। क्योंकि खुले उल्लंघन से विरोध पैदा होता है, जबकि व्याख्या बदल देने से नियम भीतर से खोखले हो जाते हैं। नियम कागज पर वही रहते हैं, पर उनका अर्थ बदल जाता है। जो बात पहले अपवाद थी, वह धीरे धीरे परंपरा बन जाती है,
और जो नियम सबके लिए था वह कुछ लोगों के लिए लचीला, कुछ के लिए कठोर हो जाता है। कहा जाता है स्थिति विशेष है, नीयत साफ है, नियम भावना नहीं समझते। इस तरह नियमों के ऊपर नैतिकता की परत चढ़ा दी जाती है। कानून या नियम अब संरचना नहीं, वे व्यक्ति की मंशा पर निर्भर हो जाते हैं। राजनीतिक उदाहरण। कागज पर कानून सबके लिए बराबर होता है, संविधान वही रहता है, नियम वही रहते हैं, लेकिन व्यवहार में एक अजीब सा फर्क दिखने लगता है। किसी आम नागरिक से कहा जाता है नियम है, मानना पड़ेगा। उसी नियम को जब सत्ता के करीबी तोड़ते हैं तो कहा जाता है स्थिति विशेष थी, नियत गलत नहीं थी, देशहित में किया गया। यह नियम टूटता नहीं, मोड़ दिया जाता है। जो काम पहले गलत माना जाता था वही धीरे धीरे मजबूरी कहलाने लगता है, और जब वही मजबूरी बार बार दोहराई जाती है तो वह परंपरा बन जाती है। धीरे धीरे लोग कानून पढ़ना छोड़ देते हैं। वे देखने लगते हैं यह किसके लिए लागू होगा। घर का उदाहरण। घर में नियम बनाया गया, सब बच्चों के लिए एक जैसा व्यवहार होगा, पर समय के साथ एक बच्चा खास बन जाता है। उसके गलत व्यवहार पर कहा जाता है अभी छोटा है, दिल का बुरा नहीं है, हालात समझो। दूसरे बच्चे से वही गलती हो जाए तो कहा जाता है नियम सबके लिए बराबर हैं। यहां भी नियम नहीं टूटता, भावना से ढक दिया जाता है। धीरे धीरे घर के बाकी सदस्य समझ जाते हैं सही होना काफी नहीं, पसंदीदा होना जरूरी है। नतीजा ये होता है भरोसा टूटता है, निष्पक्षता खत्म होती है, और नियम परिवार को जोड़ने के बजाय डर और तुलना पैदा करने लगते हैं। घर बाहर से संस्कार वाला दिखता है, अंदर से लोग चुप रहना सीख जाते हैं। ऑफिस का उदाहरण। ऑफिस में नीति लिखी होती है, सबके लिए समान नियम, पर असल खेल वहां शुरू होता है जहां नियम किस पर लागू होंगे यह तय किया जाता है। एक कर्मचारी देर से आए, व्यावसायिकता नहीं है। बॉस का पसंदीदा देर से आए, उस पर काम का प्रेशर ज्यादा है। यहां नियम मौजूद हैं, पर उनका इस्तेमाल काबिलियत से नहीं, रिश्ते से होता है। धीरे धीरे कर्मचारी यह नहीं सोचते मैं अच्छा काम कैसे करूं, वे सोचते हैं मैं किसके करीब रहूं। और जब नियम व्यक्ति के इशारे पर चलने लगें तो ऑफिस व्यवस्था नहीं रहता, दरबार बन जाता है। मनोवैज्ञानिक असर। लोग नियमों से नहीं डरते, लोगों से डरने लगते हैं। न्याय अनिश्चित हो जाता है, और सबसे खतरनाक बात, अन्याय नॉर्मल लगने लगता है। यही शैतानी मानसिकता की असली जीत होती है, क्योंकि जब लोग यह मान लें कि ऐसा ही चलता है तो व्यवस्था मर जाती है और नियंत्रण बिना विरोध के स्थायी हो जाता है। 24. स्थायी आपातकाल की मानसिकता। शैतानी मानसिकता हमेशा खुले दमन पर निर्भर नहीं होती। अक्सर वह एक स्थायी संकट का वातावरण बनाकर नियंत्रण स्थापित करती है। यह संकट कभी वास्तविक होता है, कभी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया और कभी पूरी तरह गढ़ा हुआ, पर संदेश हमेशा एक ही रहता है, अभी हालात सामान्य नहीं है। राजनीतिक उदाहरण। जब किसी देश में बार बार कहा जाए अभी देश खतरे में है, अभी आलोचना मत करो, अभी एकजुट रहना जरूरी है, अभी सवाल पूछना राष्ट्र के लिए ठीक नहीं, तो ध्यान देना चाहिए। शुरुआत में संकट वास्तविक हो सकता है, युद्ध, आतंक, महामारी, आर्थिक दबाव, पर जब संकट समाप्त होने के बाद भी वही भाषा, वही डर, वही अपील चलती रहे, तब आपातकाल एक नीति बन चुका होता है। नियमों को टाल दिया जाता है, अभी हालात सामान्य नहीं हैं। संसद, बहस, संस्थाएं धीमी लगने लगती हैं। फैसले तुरंत और ऊपर से होने लगते हैं। लोग आज़ादी नहीं मांगते, वे पूछते हैं आप हमें सुरक्षित रख पाएंगे ना? और सुरक्षा के बदले वे सवाल छोड़ देते हैं। धीरे धीरे देश युद्ध में नहीं होता, पर नागरिक हमेशा युद्ध की परिस्थिति में रहते हैं। घर का उदाहरण। घर में एक व्यक्ति लगातार यह भावना बनाए रखता है घर की हालत ठीक नहीं है, अभी तनाव का समय है, अभी बहस मत करो, अभी समझदारी दिखाओ। शायद कभी सच में मुश्किल थी, पैसे की, सेहत की, समाज की, पर जब यह अभी सालों तक चलता रहे तो घर सामान्य नहीं रहता, डरा हुआ घर बन जाता है।
बच्चे सवाल नहीं पूछते, क्यों ऐसा नियम है। वे सीख लेते हैं, अभी माहौल ठीक नहीं है। निर्णय एक व्यक्ति लेता है, बाकी स्थिति समझते रहते हैं। धीरे धीरे परिवार में खुलापन नहीं, सतर्कता रहती है। घर शोर से नहीं, खामोशी से कंट्रोल होता है। ऑफिस का उदाहरण। ऑफिस में यह लाइन अगर बार बार सुनाई दे, अभी कंपनी क्राइसिस में है, अभी सवाल पूछने का समय नहीं, अभी जॉब सेफ्टी जरूरी है, अभी सबको अतिरिक्त देना पड़ेगा, तो समझ जाना चाहिए यह संकट से ज्यादा कंट्रोल का टूल बन रहा है। ओवरटाइम अस्थायी होता है, पर खत्म नहीं होता। मनोवैज्ञानिक असर। लोग डर की आदत डाल लेते हैं। सामान्य जीवन अजीब लगने लगता है। स्वतंत्रता जोखिम जैसी लगती है और सुरक्षा सबसे बड़ा सौदा बन जाती है। सबसे खतरनाक बात, लोग यह पूछना भूल जाते हैं कि यह आपातकाल खत्म कब होगा। 25 विश्वास का क्षरण। जब संस्थाएं बोझ और व्यक्ति समाधान बन जाता है। शैतानी मानसिकता संस्थाओं पर सीधे हमला नहीं करती, वह पहले उनके विश्वास को कमजोर करती है। जब भी कोई संस्था असहज सवाल उठाती है, उसे कहा जाता है, ये लोग विकास रोक रहे हैं, ये पुराने जमाने की सोच है, ये जमीनी हकीकत नहीं समझते। धीरे धीरे लोगों के मन में यह बैठाया जाता है कि संस्थाएं समस्या हैं और व्यक्ति समाधान। संस्थाएं केवल नाम मात्र रह जाती हैं, पद बने रहते हैं, भवन खड़े रहते हैं, पर निर्णय कहीं और लिए जाते हैं। जो संस्थाएं कभी संतुलन बनाती थीं, वे अब केवल अनुमोदन की मोहर बन जाती हैं। सबसे खतरनाक परिणाम यह होता है कि जवाबदेही का कोई स्पष्ट केंद्र नहीं रहता, क्योंकि जब सब कुछ व्यक्ति पर निर्भर हो जाए तो गलती भी धुंधली हो जाती है। और जब संस्थाएं कमजोर हों तो सुधार का रास्ता बंद हो जाता है। शैतानी मानसिकता जानती है, संस्थाएं सवाल पूछती हैं, सीमाएं तय करती हैं और व्यक्ति को अस्थायी बनाती हैं, इसलिए उन्हें खोखला करना आवश्यक है। जहां संस्थाएं कमजोर होती हैं, वहां व्यक्ति स्थायी बनने लगता है और यहीं से नियंत्रण व्यवस्था नहीं, एक मानसिक आदत बन जाता है। राजनीतिक उदाहरण। जब संसद, न्यायपालिका, मीडिया या संवैधानिक संस्थाएं सवाल पूछें तो कहा जाता है, ये देश के दुश्मन हैं, ये विकास नहीं चाहते, ये चुनी हुई सरकार के रास्ते में रोड़े हैं। धीरे धीरे जनता संस्थाओं पर भरोसा खोने लगती है। उन्हें लगता है एक मजबूत नेता ही सब ठीक कर सकता है। संस्थाएं मौजूद रहती हैं, पर फैसले भाषणों, ट्वीट्स या बंद कमरों में हो जाते हैं। जब कोई गलत निर्णय होता है तो कोई जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि कागज पर तो सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ था। देश लोकतंत्र में होता है, पर निर्णय व्यक्ति आधारित शासन में बदल चुके होते हैं। घर का उदाहरण। घर में जब कोई नियम या पारिवारिक ढांचा सवाल पूछे, बच्चे, बड़े या रिश्ते, तो एक व्यक्ति कह देता है, मैं जानता हूं क्या सही है, तुम लोग समझते नहीं, इतना सोचने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे परिवार की बातचीत, सलाह और संतुलन खत्म हो जाता है। बड़े बुजुर्ग सिर्फ नाम के रह जाते हैं, पत्नी/पति सिर्फ सहमति देने वाले बन जाते हैं। बच्चे सीख लेते हैं सवाल पूछना बेकार है। जब कुछ गलत होता है तो कोई दोषी नहीं होता, क्योंकि सब कुछ नियत और परिस्थिति पर डाल दिया जाता है। घर चलता रहता है, पर भरोसा भीतर से टूट चुका होता है। ऑफिस का उदाहरण। ऑफिस में जब सिस्टम कोई सवाल उठाए तो कहा जाता है, ये बहुत धीमा है, ये जमीनी हकीकत नहीं समझते। धीरे धीरे सारे नियम आक्षेप पर चलने लगते हैं। एक व्यक्ति या छोटा समूह निर्णय लेने लगता है, बाकी विभाग केवल ईमेल और अनुमोदन तक सीमित रह जाते हैं। जब कंपनी डूबती है तो कोई उत्तरदायी नहीं होता। कर्मचारी नौकरी में होते हैं, पर सुरक्षा में नहीं। मनोवैज्ञानिक असर। लोग संस्थाओं पर भरोसा करना भूल जाते हैं। वे सिस्टम नहीं देखते, वे चेहरे देखने लगते हैं। सही गलत नियम से तय नहीं होता, यह देखा जाता है कि कौन कह रहा है। सबसे खतरनाक बात, लोग यह पूछना बंद कर देते हैं कि सुधार कैसे होगा, क्योंकि जब सब कुछ व्यक्ति पर टिका हो तो सुधार का मतलब व्यक्ति को चुनौती देना होता है। और शैतानी मानसिकता को सबसे ज्यादा डर चुनौती से ही लगता है।
अध्याय का निष्कर्ष। इस अध्याय में दिए गए संकेत किसी एक नेता, किसी एक सरकार, किसी एक पार्टी या किसी एक दौर की कहानी नहीं है। ये उन मानसिक और नैतिक पैटर्नों की पहचान है जो राजनीति से लेकर समाज, संस्था और रिश्तों तक हर जगह अलग अलग रूपों में उभरते हैं। जब ये संकेत कभी कभार दिखें तो वे केवल चेतावनी होते हैं, लेकिन जब यही संकेत एक साथ, लगातार और बिना चुनौती के दिखने लगें तो समझ लेना चाहिए कि खतरा किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा। उस बिंदु पर समस्या राजनीतिक निर्णय की नहीं, राजनीतिक संस्कृति की बन जाती है। राजनीति में यह तब दिखाई देता है जब नियम कागज पर वही रहते हैं पर उनका अर्थ बदल दिया जाता है, जब संस्थाएं मौजूद रहती हैं पर निर्णय कहीं और लिए जाते हैं, जब आलोचना को असहयोग और सवाल को अस्थिरता कहा जाने लगता है। धीरे धीरे राजनीति बहस की जगह भावना से चलने लगती है। नीति की जगह नियत और प्रणाली की जगह व्यक्ति केंद्र में आ जाता है। यहीं से नियंत्रण शुरू होता है, बिना तानाशाही घोषित किए। लेकिन यह प्रक्रिया केवल ऊपर से नहीं चलती। यह तब पूरी होती है जब समाज उसे स्वीकार कर लेता है, जब नागरिक यह पूछना छोड़ देते हैं कि नियम क्या कहते हैं और देखने लगते हैं कि किसके लिए क्या कहा जा रहा है। जब लोग यह मान लेते हैं कि अभी देश की हालत ऐसी है, अभी सवाल पूछना ठीक नहीं, अभी मजबूरी है, और यह अभी सालों तक चलता रहता है। यही वह क्षण है जहां राजनीति लोकतंत्र नहीं रहती, मानसिक अनुशासन बन जाती है। यही पैटर्न घरों में भी दिखाई देता है। जब परिवार में एक व्यक्ति हर असहज सवाल को यह कहकर टाल देता है, अभी माहौल ठीक नहीं है, और बाकी लोग समझदारी के नाम पर चुप रहना सीख लेते हैं। यही पैटर्न ऑफिस में भी दिखाई देता है। जब हर कठोर फैसला कंपनी के संकट के नाम पर लिया जाता है और कर्मचारी अधिकार नहीं, सुरक्षा मांगने लगते हैं। हर जगह संरचना कमजोर होती जाती है और व्यक्ति मजबूत, और यही शैतानी मानसिकता का असली लक्ष्य होता है। क्योंकि संस्था इस सवाल पूछती हैं, नियम सीमाएं तय करते हैं, प्रक्रियाएं व्यक्ति को अस्थायी बनाती हैं। पर जब संस्थाएं खोखली हो जाए, नियम व्याख्या पर टिक जाए और प्रक्रिया स्थिति पर, तो व्यक्ति स्थायी बनने लगता है, और जहां व्यक्ति स्थायी हो जाए वहां जवाबदेही धुंधली हो जाती है। यह अध्याय किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं था। यह एक दर्पण था, राजनीति के लिए भी, समाज के लिए भी और हमारे लिए भी। क्योंकि शैतानी मानसिकता केवल सत्ता में नहीं बसती, वह हमारी चुप्पी, हमारी थकान और हमारे डर में भी धीरे धीरे जगह बना लेती है। वह तब मजबूत होती है जब हम कहते हैं सब जगह ऐसा ही होता है, अब सिस्टम से लड़कर क्या होगा, कम से कम स्थिरता तो है। और यहीं से सबसे खतरनाक बदलाव शुरू होता है, जब असामान्य चीजें सामान्य लगने लगती हैं और सामान्य चीजें असंभव। अगले अध्याय में हम भीड़ के मनोविज्ञान को समझेंगे। राजनीति में लोग देवता क्यों चाहते हैं, वे संस्थाओं की जगह नायकों पर भरोसा क्यों करने लगते हैं, और सवाल पूछना उन्हें देश विरोध या खतरा क्यों लगने लगता है। वहीं से इस पूरी किताब का अगला और शायद सबसे निर्णायक अध्याय शुरू होता है। क्योंकि जब भीड़ सोचने से डरने लगे तो सत्ता को आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती, मानसिकता खुद आदेश मान लेती है।